हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 1.1 के इससे पहले के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको वहाँ से जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े उसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन का पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर हमें मतलब ही समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि 6 के ऊपर कोई n लगा हुआ है ना। एक गिवन नंबर है हमारे पास, लेट द गिवन नंबर इज 6 पावर n। ये n क्या है? दिस n इज नेचुरल नंबर। ये n के ऊपर लगा पावर जो लगी हुई है, वेयर n इज व्हाट? एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनकी काउंटिंग जो हमारी 1 2 3 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। पर इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में कि इन n की जगह अगर मैं इससे कोई नेचुरल नंबर से रिप्लेस करूँ, यानी n की जगह कोई 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, या कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में से पुट करूँ, तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन आएगा जिसकी एंड में डिजिट 0 आता है? हम देखो, इसका एक सिंपल सा फंडा है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं इस चैप्टर के रेफरेंस में आपको बताता हूँ कि सिंपल सा फंडा क्या है। अगर किसी भी नंबर के डिजिट में लास्ट में 0 लाना है हमें, इसने कहा ना इट कैन एंड विद डिजिट 0, तो यानी किसी भी नंबर को अगर डिजिट 0 से एंड होना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 10, इसमें ये जो लास्ट डिजिट है या एंड की डिजिट है वो क्या है? 0 है। यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 150, तो इसमें भी एंड डिजिट क्या है? 0 है। यहाँ मैंने लिखा 1000 फॉर एग्जाम्पल, है ना। या कुछ भी मैंने एक नंबर लिखी है रैंडमली जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए, यानी वो डिजिट एंड विद 0 होनी चाहिए। तो उसका सिंपल सा फंडा क्या है कि जब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 into 5 होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर्स। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या हो जाएगा, हमारा जो कोई भी नंबर है वो एंड विथ 0 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का तो चलो छोटा नंबर था करके दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पे 150 का अगर हम देखें तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5 15 into 2 into 5। देखो, इसका मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूँ ना। अगर आप देखो तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, देखो 3 5 सा हो गया 15 और ये हो गया 10, और इनको इंटू करूँगा तो वापस 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इसमें भी देखो 2 और 5 आ रहा है। ऐसे अगर अपन 1000 का करते हैं तो 1000 को वी कैन राइट एज क्या? 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 100 into 10 लिख सकते हैं, है ना। 10 तो अपने आप में 2 into 5 होता है। ठीक है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 into 10। इसको फिर मैं ब्रेक करूँगा तो 2 into 5, ये भी 2 into 5 हो जाएगा। तो आप देखो अल्टीमेटली इसमें सब में 2 5 का पेयर आ रहा है ना। ऐसे इसका करेंगे तो इसमें भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में डिजिट 0 चाहिए तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे जो मेरे पास गिवन नंबर है वो है 6 की पावर है। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ किसका? लेट मी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो गिवन नंबर है, दैट इज 6 की पावर n। इसको मैं 6 ब्रैकेट पावर n लिख देता हूँ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे पता है 6 के 2 ही फैक्टर होते हैं अपार्ट फ्रॉम 6, 2 and 3, है ना। 1 और 6 के अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं? यही होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर पावर n है तो इसकी पावर भी n हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से? 2 and 3 है, ना कि 2 and 5। अब क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो आप n की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे जो आंसर है वो कभी भी लास्ट में 0 उसमें नहीं आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगी। तो इसीलिए सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट हैव a pair of 2 into 5, so it cannot end for any value of n with a digit 0। तो हम लिखेंगे कैसे? इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है हमें, सिंपल भाषा में लिखना है। क्या लिखना है? since the prime factorization of 6 power n, मैंने शॉर्ट में लिखा है 6 power n, does not contain 5, so it can't be divisible by 5
यानी कि कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सो 6 पावर n कांट एंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि n के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो 6 पावर n है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। इट इज़ काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपको जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना उसको बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है। बेसिकली बात ये है इस क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, यानी नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा अगर उससे कोई पॉसिबल फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते थे। और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका नंबर इटसेल्फ और 1 सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं तो उसको हम प्राइम बोलते थे। इसको हम डिटेल में बात कर चुके, तो वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। बिकॉज फर्स्ट क्या रखा है, फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया, जो भी नंबर गिवन है उसको लिखा गिवन में, और नंबर क्या है मेरे पास 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो मैंने गिवन वाला जो नंबर है उसमें से ये वाला नंबर ले लिया। अब मैं पहले इसको प्रूव करता हूँ, फिर हम सेकेंड वाले नंबर पे आते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर चलो मैं लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, है ना। अब मुझे बेसिकली इनको क्या प्रूव करना है, ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है, यानी कि बेसिकली मुझे इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर करके दिखाना है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लस है, बाकी ये n2 में है ना। तो हम डायरेक्टली तो इसको सॉल्व करें, बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर हम उसको फैक्टराइज करें। उससे ईजी मेथड क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 मुझे 2 बार दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मुझे कॉमन लेना तो कैसे कॉमन लूँगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख दिया और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है, जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ 7 × 11 13 तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, फर्स्ट वाले डिजिट में से इस वाले पार्ट में से अगर 13 बाहर आ गया तो व्हाट इज रिमेनिंग सर 7 × 11, ठीक है। अब ये बीच में प्लस है तो ये प्लस आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है, दिस इज अवर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में से 13 तो कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, जब पूरा का पूरा पार्ट ही कॉमन आ जाता है तो बचता है 1। अब अगर हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है कि सर बाहर है 13, अंदर है 7 × 11, 7 × 11 हो जाता है 77 और प्लस का 1। याद रखना बॉड मास के अकॉर्डिंग चलते जाना है। बॉड मास से पहले अगर ब्रैकेट के अंदर हम बात करें तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया हमने, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये पहले हमने किसको सॉल्व किया, इस मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर हमने किसको सॉल्व किया, इस प्लस को सॉल्व किया। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो 77 + 1, अब इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 78, और यहाँ ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और बाहर है 13। अब सर हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट है या नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए सीधे सीधे किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने का मतलब जैसे एक फैक्टर हो गया 13, ए हो गया 78, तो अगला फैक्टर कहाँ से लाएंगे। तो सीधी सी बात है, हम इस 78 को और ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 13 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 78 को आप किसी भी नंबर से जिससे डिवाइड हो सकता है उसमें फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिंपली 2 से कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 2 से करूँगा तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 39। अब आप देखो यहाँ पे 3 फैक्टर आ चुके हैं, 13, 2 और 39, और ये सब किसके फैक्टर हैं, इस पूरे क्वेश्चन के इस गिवन नंबर के फैक्टर हैं, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हम यहाँ लाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इट्स हैविंग मोर देन कितने फैक्टर, 1, 2 एंड 3, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इधर वाले की, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, ये पूरा एक पार्ट है प्लस तक और ये दूसरा पार्ट है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि कॉमन लेने के लिए प्लस माइनस के अलावा चीज़ें देखनी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है सर, 5 है, इधर भी 5 है, तो मैंने यहाँ 5 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, फर्स्ट पार्ट में से सर 7 आएगा, 6 आएगा, 5 तो बाहर आ गया, 4 आएगा, 3 आएगा,
2 आएगा और 1 आएगा, और प्लस यहाँ से इसको इस पहले पार्ट में से 5 बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा इसकी जगह पे। ठीक है, अब करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1008 प्लस में 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये आएगा आपका क्या 1009। अब अच्छा एक बात फिर से ध्यान रखना कि पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई को बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। 1009 को मल्टीप्लाई किया। अब सर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके और फैक्टर कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब आप 1009 को सॉल्व करेंगे एक प्राइम नंबर है और 5 को आप सॉल्व करेंगे तो भी प्राइम नंबर है, मतलब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन सर जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इन 2 से ज़्यादा फैक्टर ला ही नहीं पाएंगे, तो कंपोजिट कैसे प्रूफ होगा। तो मैंने आपको फिर से एक चीज़ बताई थी, देखो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009 इंटू 1। 1 क्या होता है, हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा 2 फैक्टर आ जाए तो मेरा क्या नंबर हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 नंबर्स आ चुके हैं, 2 फैक्टर्स आ चुके हैं और तीसरा मैंने 1 लिए यूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ना, इसके भी क्या हो गई, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पे वो क्यों बोला लिखेंगे, सिंस इट्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो कंपोजिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना था, इनके बस 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे दिखाना था। 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई में है ये दिखाना था, क्योंकि ये फैक्टर्स ही हैं जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो भी गिवन नंबर है हमारे वो कंपोजिट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ कोर्स फील्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प लेता हूँ, और शेप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो शेप्स में से मैं सर्कुलर पाथ यानी सर्कल बेसिकली ले रहा हूँ एक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा एक और ले लेते हैं हम। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया मेरा। अब आप ध्यान से देखना, मज़ा आया तो बहुत अच्छा डायग्राम बन गया। चलो अब आप ध्यान से देखना, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है, इसमें हो क्या रहा है कि इसके अंदर सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया जो है, मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया क्या करती है, सोनिया इस पे चलना शुरू करती है, यानी इस पे ड्राइव करना शुरू करती है। मान लेते हैं सोनिया इस डायरेक्शन में चल रही है, इस तरीके से, ठीक है, ये सोनिया है। इसको ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट इन द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब इसी तरीके से रवि भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि रवि भी यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर चल रहा है, ड्राइव कर रहा है। लेकिन इसको क्या लग रहे हैं, इसको सिर्फ 12 मिनट्स ही लग रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सपोज इन्होंने सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट किया, है ना, दोनों ने चलना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने समय के बाद ये वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ मिलेंगे। अब हो क्या रहा है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझे, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बेटर वे में, कि सोनिया जो है ना उसको टाइम लग रहा है ना। सोनिया जो है उसको टाइम लगता है पूरा सर्कल कवर करने में 18 मिनट्स, और रवि जो है वो जल्दी आ जाता है, यानी कि वो फास्ट आता है, पूरा राउंड कवर करता है और उसको लगता है 12 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि जब रवि अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर चुका होगा तो सोनिया कहीं अपना राउंड कंप्लीट करने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन डेवलप होगी कि ये आगे चल के अगर मिलना चाहे दोनों सेम पोजीशन में तो वो एक अच्छे खासे टाइम के बाद ये चीज़ सिचुएशन आएगी। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और ज़्यादा लगने वाला है तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इनके गिवन टाइम का LCM। देखो अक्सर क्या होता है, इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जनरली क्या होता है आपकी बुक में सीधा सीधा लिखा होता है, रवि टेक्स इतना टाइम, सोनिया टेक्स इतना टाइम, तो वी टेक द LCM, ठीक है। तो LCM ले तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बताना चाहिए LCM लेने का कारण क्या है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल आपको बताया, फिर से समझा देता हूँ कि क्योंकि सोनिया को लगता है ज़्यादा टाइम, 18 मिनट्स लगते हैं इस पूरे सर्कल को कवर करने में, जबकि रवि को लग रहे हैं ओनली 12।
तो इसका मतलब है जब रवि अपना सर्कल पूरा कंप्लीट कर चुका होगा 12 मिनट्स के अंदर, तो 12 मिनट्स के अंदर सोनिया का तो होगा नहीं, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो कहीं सर्कल के यहाँ पे होगी सोनिया और रवि यहाँ पे होगा। तो एक कंडीशन भी घूमते घूमते ऐसी आएगी जब वो एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, लेकिन वो एक टाइम के बाद हो रहा है, ठीक है, और दोनों को किस सेम टाइम पे मिल रहे हैं, इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो मुझे एक फ्यूचर में आने वाले कॉमन टाइम के बारे में बताना है, यानी कि कॉमन मल्टीपल बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा, उनका LCM लूँगा, ठीक है। तो मुझे LCM लेना है किस किस का, जो भी इनके इंडिविजुअल टाइम का LCM अगर मैं लेता हूँ तो वो जो टाइम आएगा वो इनका कॉमन मल्टीपल टाइम आएगा, जिस टाइम पे ये दोनों वापस मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेता हूँ, क्वेश्चन वो सॉल्व करता है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा उसको कैसे अप्लाई करना है। तो गिवन है कि सोनिया टेक्स टाइम कितना है 18 मिनट्स, ठीक है, और इस तरीके से रवि टेक्स टाइम, रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन ने क्योंकि हमसे पूछा था कि बताओ भाई किस टाइम पे ये लोग वापस मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारी लैंग्वेज क्या है, सो द टाइम at which they meet again is equal to the LCM of 18 and 12 minutes। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनके इंडिविजुअल टाइम है उनका बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो LCM लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये होता है क्या, 2 × 3 की पावर 2, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ 2 × 3 की पावर 3 × 3, तो ये बन गया 2 × 3 की पावर 2। और अगर 12 का करते हैं तो सिंपल है 2 की पावर 2 × 3। ये सब मैंने आपको सिखा रखा, अगर आपको डायरेक्टली निकालना नहीं आता तो इस तरीके से लाइंस बना के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 की पावर 2 × 3। अब मुझे LCM निकालना है, तो LCM का सिंपल फंडा होता है कॉमन की हाईएस्ट पावर को देखो और जो बच गया उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन देखो, अच्छी बात क्या है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही कॉमन है। अगर आप देखें तो 2 भी दोनों में आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, सर 2 की पावर 2 है, और 3 भी दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, सर 3 की पावर 2 है। तो यहीं से हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 3 की पावर 2 यानी कि 9, 4 × 9, द फाइनल आंसर इज 36। अब क्योंकि ये पूरी बात टाइम के लिए हो रही है, टाइम की यहाँ पे यूनिट जो है मिनट्स है, तो यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, मिनट्स। तो ये जो आया है बेसिकली, जो ये LCM आया है, ये LCM क्या दिखा रहा है, 36 मिनट्स क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 36 मिनट के बाद जो रवि और सोनिया इस सर्कुलर पाथ पे जिस पे वो चल रहे थे, वो सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस रवि और सोनिया क्या होंगे, दे विल मीट अगेन। सो दिस इज द आंसर दैट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो मैं यहाँ पहले बताता हूँ, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरी एक्सरसाइज 1.1 थी, जो मैंने आपको यहाँ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर बच्चे को लेके चलूँ। हाँ, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी जिनकी कैलकुलेशन तेज़ होगी, हाँ, उनको लग रहा हो ये सर इतना डिटेल में भी बता रहे, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक बच्चे को लेके चलता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे तो 2x करके इस वीडियो को देख सकते हैं, बट कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके डिटेल में आपको मैं समझा सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।